नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबा दें और पत्रम पुष्पम के साथ आप हमारी आर्थिक सहायता कृपया करते रहें। आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आपणः में इस समय नई टी शर्ट्स का स्टॉक है। कृपया जाइए डिस्क्रिप्शन पर और क्लिक करके आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बात करेंगे एक बार फिर से फ्रांस की इसलिए कि इस समय जो फ्रांस में हिंसा चल रही है वो यद्यपि इस्लामिक हिंसा है, जिसको हम जिहाद कहते हैं। जो लोग भी इसको गृह युद्ध या सिविल वॉर कह रहे हैं, ये जान लें कि ये गृह युद्ध नहीं है, सिविल वॉर नहीं है, ये सीधा सीधा जिहाद है। और ये जिहाद जो है वो फ्रांस की उस जनसंख्या पर आरोपित किया जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि पूरे विश्व में सबसे अधिक सेक्युलर मानी जाती है। यानी सेक्युलर एक तरह से पागलपन के सीमा तक वो सेक्युलर हैं। यहाँ तक कि उनकी जो जनगणना होती है उस जनगणना में रिलीजन का कॉलम तक नहीं लिया जाता। और जो भी आपको रिलीजन के कॉलम में दिखते हैं या एथनिसिटी के कॉलम में दिखते हैं, यानी नस्ल के कॉलम में, वो सारे के सारे एस्टिमेट्स हैं। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि हमने जब पहला एक वीडियो किया था तो उसमें हमने बताई थी मुसलमानों की जनसंख्या 4%, लेकिन अधिकतर जो समाचार माध्यम वो कह रही है 9%। और कुछ स्थानों पर, मार्से जैसे स्थानों पर या उनके जो कोस्टल के कुछ एरिया हैं, वहाँ पर ये कहते हैं कि साहब कि ये तो 25-30% तक है। तो ये जो हम कहें कि एक ये पागलपन की लिमिट वाला जो सेक्युलरिज्म है ना, वो भी इस हिंसा का एक कारक बन चुका है। यदि आप कोई मूल्य जो हैं वो निर्धारित करते हैं अपने देश के लिए, तो उन मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और सेक्युलरिज्म कोई मूल्य ऐसा होता नहीं। सेक्युलरिज्म का मतलब जो होता है वो यही होता है कि एक ऐसे समाज में जहाँ पर पूरा का पूरा राजतंत्र पोप के हाथ में हो या पोप के रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में हो, तो उससे उसको सत्ता को या राजतंत्र को अलग कर देना। लेकिन इसको जो है वो समाज पर थोपने के जो परिणाम होते हैं वो आप आज फ्रांस में देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जनता उठकर खड़ी नहीं हुई है। अब 5 दिन हिंसा हो चुकी है। 5 दिन की हिंसा के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कुछ स्थानों पर प्रतिरोध आरंभ हुआ है लोकल पॉपुलेशन का। यदि ये भारत में होता ना, तो भारत दिन में ये प्रतिरोध पहले घंटे से आरंभ हो जाता। आप जानते हैं कि जहाँ भी इस तरह की हिंसा होती है, जब तक कि जनसंख्या की स्थिति ये हो कि हिंदू ही बहुत कम संख्या में, तब तक इस प्रकार की स्थिति जहाँ की एक अल्पसंख्यक होते हुए और आतंकित कर सकें वो बहुसंख्यकों को, ऐसा भारत में क्यों नहीं होता? भारत में इसलिए नहीं होता क्योंकि भारत का समाज जो है आज भी पूरी तरह से धर्म से तो जुड़ा हुआ है। कितनी भी आधुनिकता आ जाए, लेकिन वो है जो एक जुड़ाव है सनातन धर्म से, वो रहता है। हंगरी का उदाहरण देख लीजिए। अभी इस समय बड़ी चर्चा हो रही है कि हंगरी के विदेश मंत्री ने, वही क्रिस्टियान अमनपुर, जिन्होंने हमारे बराक ओबामा यानी बरकत हुसैन ओबामा का इंटरव्यू लिया था, और बरकत हुसैन ओसामा ने कहा था कि भाई एक मुस्लिम इंडिया है, एक हिंदू इंडिया है। बरकत हुसैन ओबामा, ओसामा नहीं, बरकत हुसैन ओबामा। तो बरकत हुसैन ओबामा जो है वो मुस्लिम इंडिया, इंडो इंडिया बता रहे थे। ये भूल गए थे कि मुस्लिम इंडिया जो है उसका नाम अब पाकिस्तान है। तो हंगरी के विदेश मंत्री ने इसी क्रिस्टियान अमनपुर को, बरकत हुसैन ओबामा की चहेती को, ये साफ साफ बता दिया कि हम 1000 साल से क्रिश्चियन हैं और हम क्रिश्चियन रहेंगे।
हम किसी भी मुसलमान को, अरब को अपने देश में एंट्री नहीं लेने देंगे। ख़त्म हुई बात। हम कोई मल्टीकल्चरलिज्म नहीं फॉलो करेंगे। ये हमारे देश की अस्मिता का प्रश्न है। अब यही इसी तरह की क्लैरिटी यदि फ्रांस में होती तो ये स्थिति ना आती है। बात देखिए कि फ्रांस में ये स्थिति क्यों आई, क्यों इनकी 9% पॉपुलेशन हो गई, और इस पॉपुलेशन में जो मुसलमान पॉपुलेशन है उसमें से 50-60%, मुझे याद है कि मैंने संभवतः 80% कहा था, लेकिन 80-82% नहीं, लगभग 50% से अधिक ये मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ब्लैक है। क्यों है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो ब्लैक और नॉर्थ अफ्रीका वाला जो अरेबिक नॉर्थ अफ्रीका है, इसमें फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी और वहाँ से चीप लेबर यहाँ लाकर और उसको एक तरह से उसका शोषण किया था। देखिए नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, पार्ट ऑफ इजिप्ट और जिसको हम बोलते हैं चाड, मॉरिटेनिया, फिर आप इधर चले आइए तो फिर आइवरी कोस्ट के बाद नाइजर, मोरक्को, ये सारे क्षेत्र जो है, प्लस सेंट्रल अफ्रीका में बहुत सारे, बेनिन, डाहोमी, बेनिन ही डाहोमी था, खैर फ्रेंच डाहोमी इस बेनिन। तो दुनिया भर के इन्होंने अपने उपनिवेश बना रखे थे, मॉरिशस, और वहाँ से बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ लाया गया, बसाया गया, उनको नागरिकता दी गई, उनको सेकंड क्लास सिटीज़न ट्रीट किया गया, और उसका सेकंड क्लास सिटीज़न का जो उनके साथ में अत्याचार किए गए, उनको बीको कहा जाता था। बीको मतलब बिल्कुल एक जिसको हम निम्न स्तर का प्राणी कह सकते हैं, उस तरह से उनको व्यवहार किया जाता था। तो वो एक जिसको हम कहते हैं पेंटअप एंगर है। लेकिन जो समस्या और गंभीर हो गई है वो ये है कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो अभी इस समय पिछले 3 वर्षों में जो प्रवासी आए हैं, इमिग्रेंट्स आए हैं, उनको यही लोग भड़का के उनका प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से अपने अस्त्र शस्त्रों के रूप में। और सबसे अधिक हिंसक, सबसे अधिक नृशंस, सबसे अधिक बर्बर यही लोग हैं। और इन्होंने एक तरह से फ्रांस में एक अपराइजिंग, एक इंसरेक्शन, एक आप कह सकते हैं सशस्त्र विद्रोह जैसा आरंभ कर दिया है। और इनके जो अस्त्र शस्त्र जो हैं वो बड़े क्रूड से हैं, और जिसमें ये ख़ास तौर से आगजनी का सहारा ले रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि साहब अचानक जो, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि ये कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल 100% इनका कोऑर्डिनेशन हो रहा है। लेकिन फ्रांस में क्या हो रहा है आपको पता है? समस्या सबसे बड़ी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं रुक रहा है? इसलिए नहीं रुक रहा है कि यद्यपि जो फोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद कर दो, लेकिन नहीं, उनका जो एक तरह का जो डॉगमा है ना, उनकी जो एक कट्टरता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की उनकी जो कट्टरता है वह उनको इंटरनेट नहीं बंद करने दे रही है। आपको पता है भारत में तो सबसे पहला काम यही होता है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो समाप्त हो जाता है, वो लिंक समाप्त हो जाता है। फिर बड़ी आसानी से दंगे जो हैं वो लोकलाइज करके कंट्रोल कर लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ पर ना भाई ना, टोटल चूँकि फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये नहीं है। तो अब वैसे हम भारत में हम पूरी तरह से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जरा करो तो भाई, थोड़ा सा इंटरनेट बंद करो तो फिर हम तुमको बताते हैं कि किस तरह से तुम लोग जो है यहाँ आके कहते थे श्रीनगर में इंटरनेट बंद है, और साहब 4G नहीं 3G चल रहा है, और साहब 5G नहीं 4G चल रहा है। इसे जो तमाशे हुआ करते थे ना, उसका उत्तर हम फ्रांस वालों को देंगे। एक और इसमें फैक्टर है, हालांकि हमारे फ्रांसवा गोडसी, जिनको आप जानते हैं, हमारे यहाँ आते रहते हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये जो है फ्रांस का जो कर्म है, एक तो प्रारब्ध होता है, दूसरा कर्म होता है, तो जो कर्म इन्होंने किए हैं विशेषकर औपनिवेशिक युग में, वो कर्म भी जो है वो इनको वापस आके जला रहा है। वो उस कर्म को जब ये जला देंगे तब इसको ये कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन उसको हम छोड़ें दूसरी तरफ, एक जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है,
जी हाँ, आप जानते हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री में जॉर्ज सोरोस जैसे लोग शामिल हैं, जिसमें CIA के काफ़ी अवयव आपको मिल जाएंगे। उसमें बहुत लंबे चौड़े अवस्था में, बहुत लंबी चौड़ी क्वांटिटी में, संख्या में फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हैं। और ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है, इसने ही यूक्रेन का युद्ध करवाया। और अब यहाँ पर चूँकि फ्रांस जो है वो तंग आ गया है यूक्रेन युद्ध से, और वो बात करने लगा कि वो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। वो ये बात करने लगा कि US ने जो है वो पूरी तरह से यूरोपियन यूनियन को गुलाम बना रखा है, वो अपने जो पंगे हैं वो यूरोपियन यूनियन के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। इस तरह की जब बातें मैक्रोन ने करनी शुरू करी, तो ये जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री है ये मौका तलाश कर रही थी, और इसको ये मौका मिला। एक क्रिमिनल, जी हाँ, कोई 7-8 बार जेल जा चुका था, एक क्रिमिनल को पुलिस ने गोली मार दी, उसको फ्रांस के प्रेसिडेंट ने डिसोन कर दिया। ये सबसे बड़ा स्पार्क था। अगर वो डिसोन नहीं करते, उसके पीछे खड़े रहते ना, तो ये स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। इससे भारत को भी सबक सीखना चाहिए कि कहीं भी इस प्रकार की हिंसा हो तो राज्य को कहीं भी जरा सा भी ना तो हिचकिचाना चाहिए और ना कहीं से भी उसको दुर्बल दिखना चाहिए। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें राज्य को बहुत ही सुदृढ़ दिखना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि अभी नहीं हो रहा है। एक इसमें और भी परिदृश्य है, वो ये है कि मैक्रों की जर्मनी यात्रा टल गई। इसको लेके भी हमारी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो इंडस्ट्री है, उस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री ने इसका सेलिब्रेशन किया है अंदर ही अंदर। दूसरा, अब उनका लक्ष्य ये है कि 14 तारीख को, यानी 14 जुलाई को उनका राष्ट्रीय दिवस होता है, जिसको बास्टील डे कहते हैं, जिस दिन 1776 का, जो 1776 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें जो बास्टील की जेल थी उसको तोड़ के जब विद्रोही बाहर निकले थे, इसको बास्टील डे कहते हैं। तो 14 जुलाई का जो बास्टील डे है, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी को वहाँ आमंत्रित किया गया है। तो ये लोग चाहते हैं कि और कुछ हो या ना हो, पेरिस जलता रहे, जिससे कि मोदी का दौरा स्थगित हो जाए। तो भाई मैं तो ये सलाह दूंगा मोदी जी को कि आप पेरिस तो जाइए ही मत। जैसे आपने महाबलीपुरम में बुलाया था सीधे चीन के शी जिनपिंग को, वैसे ही आप कहिए मैक्रों को कि भाई मैं तो सीधे फ्रेंच कोस्ट पर उतरूँगा, और फ्रेंच कोस्ट पर उतरूँगा और वहाँ से एक, जैसे आप ब्रिटनी है वहाँ आ जाइए, क्योंकि वो पूरी तरह से अनअफेक्टेड है, और बास्टील डे परेड में आप वहाँ भाग ले लीजिए। नहीं लेना चाहते नेशनल परेड में, नेशनल परेड पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी, नेशनल परेड में तो वहाँ से फिर आ सकते हैं आप। उसका भी एक प्रतीकात्मक महत्व रहेगा। अब एक सलाह मैक्रों को, ये सेक्युलरिज्म का धंधा छोड़ दो, क्रिश्चियन बन जाओ। क्रिश्चियन नहीं बन सकते तो हिंदू बन जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।